हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम पिछले क्वेश्चनों के आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्लास 10 विज्ञान चैप्टर 5 से टॉप 15 में से 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अपना 5 क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं, इसका समीकरण लिखिए। 1 नंबर में आपका समीकरण अकेला पूछा जा सकता है, 2 नंबर में आपकी परिभाषा पूछी जा सकती है, और अगर 4 नंबर में आएगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की परिभाषा और समीकरण दोनों ही पूछ लिए जाएंगे, या उसका डायग्राम भी पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा कंप्लीट करते हैं अपन कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो क्रिया होती है जिसके द्वारा कोई पौधा अपने हरे रंग वाले भाग पत्तियों द्वारा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करता है, जिसमें वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और भूमि से जल को अवशोषित किया जाता है और कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। साथ ही साथ में ऑक्सीजन गैस भी निष्कासित होती है। इसी क्रिया को अपन प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कभी कभार पत्तियों के अलावा पौधे का हरा रंग वाला भाग जैसे तना भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। इमरजेंसी में जैसे पतझड़ का समय आता है तो उस समय पत्तियों के अलावा तना वाला भी भाग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। जो थ्योरी हमने लिखी है उसका समीकरण फॉर्म में ये लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ में ऑक्सीजन, वाटर और ऊर्जा भी निष्कासित हो रही है। अगर डायग्राम आता है तो इजी वाला डायग्राम बना सकते हैं, जैसा इसमें दिखाया गया है कि सन से सनलाइट ली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के द्वारा, स्टोमेटा द्वारा ली जा रही हैं, वहीं मिनरल्स और वाटर को रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसमें शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और साथ ही साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो रही। तो डायग्राम आए तो इसको इजी अपन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनुष्य में दंत क्षरण के कोई 2 कारण बताइए। दंत क्षरण का मतलब है दांतों में कैविटी का बनना या दांतों का खराब होना। तो मेन रीजन क्या है? सबसे पहला मेन रीजन है कि भोजन के बाद मुंह साफ न करना। अगर मुंह साफ नहीं करेंगे तो जीवाणु वगैरह या बचा हुआ भोजन क्या करेंगे, अम्ल उत्पन्न करेंगे, जिसकी वजह से हमारे मुंह का या मुख गुहा का पीएच मान कम होगा और दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम अधिक शर्करा युक्त या कह सकते हैं ज़्यादा मीठा भोजन या कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट है, इन सारी चीज़ों का अगर सेवन करते हैं और इसके कण कोई भी अगर मुंह में बसते हैं तो वो भी कैविटी बना सकते हैं, मतलब दांतों का क्षरण कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं, यहाँ पर कैविटी बनी है, किस वजह से? इन सारी चीज़ों की वजह से, यही कारण है। तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत्र को कैसे अविकल्पित किया जाता है। मतलब ये छोटी आंत्र अपने पचे हुए भोजन को अपने अंदर कैसे अवशोषित कर पाती है, इतना भोजन को कैसे अपने अंदर एब्जॉर्व कर पाती है, जबकि छोटी आंत्र बहुत पतली होती हैं, लंबी होती हैं, और इतने सारे भोजन को कैसे अपने अंदर अवशोषित करती हैं। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे इसमें कि छोटी आंत्र जो होती है उसकी दीवारों पर हजारों अंगुली नुमा संरचनाएं या प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें हम रसांकुर या दीर्घ्रोम कहते हैं। अंग्रेजी में इसको माइक्रोबिलाई बोलते हैं। ये माइक्रोबिलाई या रसांकुर पचे हुए भोजन को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और अपने तल क्षेत्र को कम से कम 60 गुना यानी लगभग 60 गुना बढ़ा देते हैं। जब ये अपने तल क्षेत्र को, एरिया को बढ़ा देंगे तो भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है
अवशोषण करने के बाद ये भोजन रक्त वाहिकाओं में चला जाता है, जिससे आगे की प्रक्रियाएं होती हैं। बाकी जो बचा बिना पचा भोजन या जल, लवण, इन सारी चीज़ों को बड़ी आंत्र के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस तरह से इसका जवाब दे देंगे हम। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि माइक्रोविलाई क्या है। ये जो दिखाई दे रही हैं इनको माइक्रोविलाई बोला जाता है, जो हमारी छोटी आंत्र की दीवारों पर पाई जाती हैं। डायग्राम बनाना ही नहीं है, ये डायग्राम तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन, जिसे हम श्वसन वर्णक कहते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता रखता है, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखता है, क्योंकि इसका काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पूरी कोशिकाओं या सभी भागों तक पहुंचाना। जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन में ब्लड सेल्स देख रहे हैं और एक एनीमिया से ग्रसित या खून की कमी से ग्रसित व्यक्ति है उसमें देख सकते हैं। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको, ये रेड सेल्स या कह सकते हैं आरबीसी की संख्या कम हो गई है, और आरबीसी में ही होता है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमें एनीमिया रोग हो सकता है। बाकी इसको और समझ लेते हैं कि हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता रखता है। इसकी कमी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आएगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। और जब ऑक्सीजन की कमी आएगी तो ऑक्सीजन के द्वारा ही ऊर्जा बनती है, जैसा कि हमने ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में पढ़ा है। आगे वाले क्वेश्चनों में हम कंप्लीट करेंगे इनको। अगर ऊर्जा नहीं होगी, मतलब ताकत या शक्ति नहीं होगी हमारे पास, तो हम थकान महसूस करेंगे, और थकान महसूस होगी तो हमारी ब्रीथिंग रेट या कह सकते हैं श्वसन दर भी बढ़ जाएगी। और अगर ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो शायद हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्रों के कार्य लिखिए। रंध्र मतलब स्टोमेटा, पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, इनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इनके काम क्या है, जैसा डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टोमेटा के डायग्राम है। ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज्ड स्टोमेटा है, यानी ये खुला रंध्र है, ये बंद रंध्र है। इसका मुख्य काम हम बता देते हैं कि रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। गैस आती हैं और गैस बाहर निकाली जाती हैं। ये बाष्पोत्सर्जन क्रिया में भी भाग लेता है। अगर प्लांट की बॉडी में या पादप शरीर में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पानी को बाहर निकालने का काम करता है। एक और पॉइंट है, जब परिस्थितियां गर्म या शुष्क होती हैं, मतलब गर्मी के सीजन में, तब ये बंद होकर के जल की कमी को कम करने में मदद करते हैं। जैसा हम देख सकते हैं कैक्टस वगैरह में, नागफनी के पौधों में, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कोई भी 2 पॉइंट आप सॉल्व कराना वहाँ पे, क्योंकि 2 नंबर में ही ज़्यादातर आता है ये क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।